मन बहुत व्यथित और दुखी है। मैं तो मानता हूं इससे दुखद घटना, अति गंभीर घटना, कष्टदायी घटना, हमारा आपको दिल के दिमाग को झकोरने वाली घटना। कोई शब्द नहीं है हमारे पास। कुछ तो लेडी 6 महीने के बच्चे रखी थी, मासूम बच्चे अपने माँ बाप का प्यार नहीं पाए, कितना तड़पे होंगे। गाड़ी का परमिट हमें अरेस्ट कर दिया गया है और जांच के आदेश दिए हैं। दुख की घड़ी में हम उन परिजनों के साथ हैं, पूरा प्रदेश उनके साथ खड़ा है। मध्य प्रदेश के सीधी से सतना आ रही यात्रियों से भरी बस बाणसागर नहर में गिर गई। बस में सवार 45 लोगों के शव अब तक निकाले जा चुके हैं, जिनमें 20 छात्रों के शव हैं। 7 यात्रियों को बचाया गया है। 6 यात्रियों की तलाश अभी भी जारी है। प्रशासन के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन में रीवा जोन के 700 जवान जुटे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन कल भी जारी रहेगा। बस में तकरीबन 60 लोग सवार थे। हादसा रामपुर नैकन इलाके में सुबह तकरीबन 8 बजे हुआ। मृतकों में ज्यादातर छात्र, महिलाएं और बुजुर्ग शामिल हैं। आपको बता दें कि नर्सिंग कॉलेज की परीक्षा के लिए छात्र बस में सवार होकर सतना जा रहे थे, लेकिन इसी दौरान बस हादसे का शिकार हो गई। नहर में पानी का बहाव तेज होने की वजह से रेस्क्यू टीम जलस्तर कम होने का इंतजार कर रही थी। डैम का पानी रोकने के बाद रेस्क्यू करने का काम शुरू किया गया था। बस जबलानाथ परिहार ट्रेवल्स की है और कमलेश्वर सिंह है बस के मालिक। मैं वहाँ जाती, मैं पेपर के लिए जा रही थी। सरकार जो नौकरी की उम्मीदें देता है ना, लोगों को उम्मीदें नहीं देता, जान लेता है। उसको पेपर लेने दो तो क्या सीधी सेंटर में नहीं दे सकता है? सीधी के लोग सीधी में पेपर देते तो क्यों जान जाती है? वो जा रही थी पेपर देने, दमाद भी जाना था, जा रहा था और वो गाड़ी पलटी हो गई नहर में। नहर में पलटी हो गई तो दोनों चले गए, तो लड़की मिल गई है, लड़का नहीं मिला है। अभी तक हमारी भांजे की तो मिल गई है, भांजे की लाश बरामद हो गई है, उसका पीएम भी हो गया है। अभी हमारी बालिका का नहीं हुआ है। कैजुअलिटी टोटल तो 45 है और बॉडीज़ भी जो बाद में जो 3 मिले हैं वो भी मिल गए हैं, वो भी एम्बुलेंस से लाए जा रहे हैं। और बाकी उसमें जो पीएम के बाद जो डेड बॉडीज़ को हम लोग वापस उनके परिजनों को सौंप रहे हैं और वहाँ तक शासन द्वारा प्रदायित वाहनों से हम उनको भेज रहे। और शुरुआती अभी जो है जो एहतियाती कदम सभी कर रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, कुछ संभावना 1-2 डेड बॉडी और मिल सकती है। सर अभी सारी रेस्क्यू भी चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन करीब कंप्लीट है। नहर अभी पानी कम किया गया है, जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा ऑपरेशन को बंद रखेंगे। सर क्या वजह रही है घटना की? क्या जो प्रत्यक्षदर्शी आई विटनेस है, जो बताया गया है अनकंट्रोल होकर बस पलटी है, बाकी सारी चीजें इन्वेस्टिगेट होंगी। तो सीधी में हुए अमंगल ने अब तक 45 लोगों की मौत हो चुकी है और इस दुखद हादसे से जुड़ी 8 तस्वीरें आई है, हम आपको दिखाते हैं। नहर में बस पूरी तरह से समा गई क्योंकि नहर में पानी का बहाव बहुत ज्यादा था।
पानी भी इस नहर में ज़्यादा था और जैसे ही पानी इस नहर में कम हुआ उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो सका। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद रहा और रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया गया। बस को बाहर निकाला गया, लेकिन कल भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहेगा क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिनकी तलाश अभी भी जारी है। 40 से ज़्यादा जिंदगियों को यह हादसा निकल गया। घटना स्थल पर तमाम अधिकारी मौजूद हैं और साथ ही हर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, सभी की शिनाख्तगी कर दी गई है और परिजन मौके पर पहुंच चुके हैं। पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए मंत्री सांसद पहुंचे हैं। मंत्री तुलसी सिलावट, राम खिलावन और सांसद रीति पाठक मौके पर पहुंचे और परिजनों से उन्होंने बात की। तो वहीं सीएम के आज के जितने भी कार्यक्रम थे उन्हें रद्द किया गया है। साथ ही आर्थिक मदद का आश्वासन दिया गया है। 5-5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा मृतकों के परिजनों को। साथ ही आपको यह भी बता दें कि पीएम नेशनल रिलीफ फंड में से भी 2-2 लाख रुपए मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता के रूप में दिए जाएंगे और घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। केंद्र से यानी कि मदद का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करते हुए शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी हर मदद का आश्वासन देते हुए इस दुखद हादसे पर संवेदनाएं व्यक्त की। और एक और अहम खबर आपको बता दें, भोपाल से सीधी बस हादसे के मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। शिवराज कैबिनेट बैठक में ये श्रद्धांजलि दी गई है। शिवराज कैबिनेट ने 2 मिनट का मौन रखा। कैबिनेट बैठक में ये मौन रखा गया। आपको बता दें कि आज सुबह ये कैबिनेट की बैठक होने जा रही थी, लेकिन तकरीबन 8 बजे सीधी बस हादसा हुआ, जिसके बाद कैबिनेट की बैठक को स्थगित कर दिया गया था। शाम को ये कैबिनेट की बैठक शुरू हुई और इस बैठक में सबसे पहले मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई और 2 मिनट का मौन रखा गया। चरणों में, सभी भाई बहनों के चरणों में अर्पित करेंगे। जो हमारे भाई बहन नहीं रहे, उनके परिवार को 5 लाख रुपए की तात्कालिक सहायता राहत प्रदान की जाएगी। दुख की घड़ी में हम उन परिजनों के साथ हैं। पूरा प्रदेश उनके साथ खड़ा है। सीधी बस हादसे में परिजनों को मंत्री तुलसी सिलावट, राम खिलावन पटेल और सीधी सांसद रीति पाठक ने मिलकर ढांढस बंधाया और हर मदद का आश्वासन भी दिया है। तो वहीं सीएम शिवराज के निर्देश पर मंत्री तुलसी सिलावट, राम खिलावन पटेल घटनास्थल पर पहुंचे। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब मंत्री तुलसी सिलावट, मंत्री राम खिलावन पटेल और सांसद रीति पाठक परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे। हर संभव मदद का आश्वासन दिया, परिजनों को ढांढस बंधाया, उन्हें हिम्मत देने की कोशिश की और उन्हें ये भरोसा दिया गया है कि उन्हें हर मदद मिलेगी। उनकी जो परेशानी है उसको कम करने की कोशिश की जाएगी, आर्थिक सहायता दी जाएगी और इस पूरे मामले की क्योंकि मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं, तो जो भी दोषी होगा उस पर भी कार्रवाई होगी। दोनों मंत्रियों को हमें निर्देशित किया कि आप जाइए और जो कुछ हो सकता है सरकार की तरफ से वो करिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने उस परिवार को, जो इस परिवार में घटना घटी है, उनको 5 लाख रुपए और देश के प्रधानमंत्री ने 2 लाख रुपए। मैं तो मानता हूँ इससे दुखद घटना, इतनी गंभीर घटना, कष्टदायी घटना, हमारा आपको दिल के दिमाग को झकोरने वाली घटना, कोई शब्द नहीं है हमारे पास। सीधी घटना को लेकर परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने जानकारी देते हुए बताया कि बस में सुबह सुबह ज्यादा लोग नहीं थे। रेलवे की परीक्षा की वजह से और क्रिकेट मैच की वजह से बच्चे ज्यादा बैठ गए। हम सब लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। गाड़ी की परमिट निरस्त कर दिया गया है और जांच के आदेश दे दिए गए हैं। गाड़ी का परमिट हमें निरस्त कर दिया गया है और जांच के आदेश दिए हैं। कोई झुरिया घाटी है, वहाँ से जाम था, इसलिए उसने मात्र 5-7 किलोमीटर का टर्न लिया था
ऐसा मुझे पता लगा है। लेकिन हमने डिप्टी टीसी को भेजा है और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से कहा है कि आप वास्तविकता क्या है जांच का पता करो, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। वहीं सीधी हादसे को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। हादसे को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रदेश में परिवहन माफिया सक्रिय है। 32 सीटर बस में 60 यात्रियों को बिठाया गया था। कांग्रेस ने पूछा है कि इस लापरवाही के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है। नरेंद्र सलूजा ने कहा है कि प्रदेश माफिया मुक्त नहीं बल्कि माफिया युक्त बनने की ओर अग्रसर है। तो वहीं कांग्रेस के वार पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश शर्मा ने कहा कि जिस माफिया पर कार्रवाई की गई है उसका कांग्रेस के साथ कनेक्शन निकलकर सामने आया है। बीजेपी ने कहा कि सीधी बस हादसे में जो भी दोषी होंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने घटना की जांच के भी आदेश दे दिए हैं। बेहद दुखद घटना है और तत्काल जैसी जानकारी लगी हमने सरकार से मांग करी कि राहत और बचाव कार्य तत्काल चालू किए जाएं और जो घटना हुई है इसकी उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए और इस घटना के पीछे कौन लोग दोषी हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और जो पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया बड़ा अपर्याप्त है। अब हर परिवार को 25-25 लाख रुपए की सहायता दी जानी चाहिए, कांग्रेस ये मांग करती है। देखिए, ये तो जांच का विषय है कि वो दुर्घटना क्यों हुई और उसमें कितने लोग शामिल थे। कांग्रेस क्या कहती है, कांग्रेस क्या नहीं करती, ये अलग विषय है। पर मध्य प्रदेश में किसी भी माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। उसके मकानों को तोड़ा जा रहा है, उसकी फैक्ट्रियों को तोड़ा जा रहा है, जमीनों को मुक्त कराया जा रहा है। लगातार माफिया के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। कांग्रेस सिर्फ प्रश्न कर सकती है, बात कर सकती है, जवाब नहीं दे सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोग इसमें शामिल हैं। और इस वक्त बड़ी खबर इंदौर से आपको बता दें, जहां आईएएस ललित दाहिमा को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। ललित दाहिमा ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई थी। जिस कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था उसी कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई गई थी। मंडी राजस्व में 8 करोड़ के घोटाले में आरोपी हैं ललित दाहिमा और हाईकोर्ट ने कहा है कि जिस कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है उसी कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई जाए, ये हाईकोर्ट ने कहा है। और इसी वजह से ललित दाहिमा को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। मंडी राजस्व में 8 करोड़ के घोटाले में आरोपी हैं ललित दाहिमा। इंदौर ईओडब्ल्यू ने ललित दाहिमा पर मामला दर्ज किया है। और एक और अहम खबर आपको बता दें, आर्थिक संकट से जूझ रही मध्य प्रदेश सरकार अब सरकारी संपत्ति को बेचकर खजाना भरने की तैयारी में है। लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग ने 39 संपत्तियों को चिन्हित किया है, जबकि गुपचुप तरीके से मुरैना के पोरसा में प्राइम लोकेशन पर बना बस स्टैंड 16 करोड़ में बेच दिया गया। संपत्तियों को बेचने के प्रस्ताव पर फैसला लेने के लिए मुख्य सचिव इकबाल सिंह की अध्यक्षता में साधिकार समिति गठित की गई है, जिसमें अलग अलग विभागों के अधिकारी भी शामिल हैं। मामले में मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि सरकार ने लोक संपत्ति विभाग बनाया है जो सरकारी संपत्तियों का आकलन करेगा और फालतू पड़ी संपत्ति को नीलामी करके राशि को शासन के कोष में जमा कराएगा, जिसका सदुपयोग हो पाएगा। उनके मुताबिक मुंबई, दिल्ली, झांसी के अलावा राज्य में भी कई जगह फालतू संपत्तियां हैं जिनका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। मंत्री गोपाल भार्गव ने प्रदेश में आर्थिक संकट वाली बात से इनकार किया। सरकार ने एक नया विभाग बनाया है जो शासकीय संपत्तियों का आकलन करेगा, देखेगा जो फालतू पड़ी है, देश के अन्य राज्यों में पड़ी है, उस पर कब्जा हो रहा है। लोग राज्य के अंदर भी है, प्राइम लोकेशन में है, जिस पे लोग रह रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं, झुग्गियां बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। ऐसी संपत्ति चिन्हित करके और यदि उस राशि का सदुपयोग हो सकता है तो उसकी बिडिंग की जाएगी, तब नीलामी की जाएगी और उसके बाद में जो सर्वोच्च नीलामी होगी वो राज्य शासन के कोष में जमा होगी। मुरैना के पोरसा में प्राइम लोकेशन पर बना बस स्टैंड गुपचुप तरीके से बेच दिया गया, जिसका पता तब चला जब नगर निगम की टीम ने वहां से दुकानें हटवाई। आपको बता दें कि भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन, मुरैना, अलीराजपुर, शहडोल में चिन्हित संपत्तियों को बेचने के लिए टेंडर बुलाए गए हैं। पन्ना, विदिशा, सीहोर, होशंगाबाद, बालाघाट, बुरहानपुर, दमोह और कटनी की भी कई संपत्तियों को बेचने के लिए टेंडर बुलाए गए हैं। सरकार तो पूरी तरह से फेल है और जिस तरह का वातावरण जनता में बन रहा है वो उनके कृत्य ही उसमें शामिल है। बस स्टैंड को पोरसा का बेच दिया 16 करोड़ रुपए में,
उसकी जानकारी कानों कान खबर नहीं लगी। कंगाल की स्थिति में आ गई प्रदेश सरकार। इसके जिम्मेदार भी तो प्रदेश सरकार में बैठे हुए मुखिया आदरणीय शिवराज सिंह जी तो हैं उसके, क्योंकि वो ही तो लंबे समय तक मुख्यमंत्री है, इतना 14 साल हो गए, तो कंगाल तो उन्होंने किया है। कहा गया था कि उसका सीमांकन करके वैल्यूएशन बना के और भिजवा दिया जाए, तो हमारे यहाँ से वो जा चुकी है और भी क्वेरीज आई थी कि वहाँ पर सीमांकन करा के अधिग्रहण चिन्हित किया जाए, तो वो करा के हमने भेज दिया था और संज्ञान में आया है कि वो ज़मीन वहाँ से नीलामी हो चुकी है, लेकिन अभी कोई ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट नहीं है। सरकारी संपत्तियों को बेचने के सरकार के फैसले पर कांग्रेस ने हमला बोला है कि केंद्र की राह पर प्रदेश सरकार है और संपत्ति बेचकर बीजेपी नेताओं की तिजोरी भरी जाएगी। तो बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस को व्यवस्था समझ नहीं आती है, जनता की भलाई में फैसले लिए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर सारी सरकारी संपत्तियां बेचकर ये अपनी तिजोरी भरना चाहते हैं। तिजोरी सरकार की तो नहीं भरेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जरूर बढ़ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरीके से भ्रष्टाचार कर रहे हैं कि सारी सरकारी ज़मीनों को, संपत्तियों को बेच बेच के अपनी जेब के अंदर पैसा डालने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इसको सफल नहीं होने देगी। सरकार ने ये निर्णय लिया है कि वो सरकारी संपत्तियां जिनमें अतिक्रमण हो जाता है या जो खाली पड़ी हैं उसका सदुपयोग नहीं होता, तो उसकी युक्तिकरण किया जाए। तो उस पर भी हम विचार कर रहे हैं, जिससे कि एक तो वो प्रकल्प ठीक ढंग से संधारित हो सके, उसका ठीक ढंग से मेंटेनेंस हो सके और जनता को ज़्यादा सुविधा मिल सके। और इसी मुद्दे पर आज हमारे खास कार्यक्रम आपकी आवाज में हम सरकार का पक्ष भी सुनेंगे और विपक्ष के आरोप लगा रहा है ये भी देखेंगे। जरूर देखें रात 8 बजे खास कार्यक्रम आपकी आवाज सिर्फ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। दमोह में गुंडागर्दी के खिलाफ व्यापारियों ने मोर्चा खोल दिया है। व्यापारियों ने दुकानें बंद कर प्रदर्शन किया और गुंडागर्दी पर नकेल कसने के लिए शासन प्रशासन से मांग की है। मीट मार्केट हटाए जाने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी, जिसके बाद याचिकाकर्ता पर जानलेवा हमला हुआ और जान से मारने की धमकी मिल रही है। जिसके बाद व्यापारियों ने दुकानें बंद कर विरोध जताया और चेतावनी दी कि अगर गुंडों पर कार्रवाई नहीं हुई तो अनिश्चितकाल के लिए दमोह बंद कर दिया जाएगा। तो वहीं पुलिस का कहना है कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के मुताबिक मंगलवार को साप्ताहिक अवकाश रहता है और इसलिए बंद जैसा कुछ नहीं था। अगर दमोह में इसी तरीके का माहौल बना रहा तो फिर गुंडा राज आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरा व्यापारी भय के माहौल में अपना व्यापार कर रहा है। तो मैं माननीय अपने जो उच्च नेता हैं उनसे आग्रह करता हूं कि इस भय के माहौल को निराकरण करें। और आज दमोह बंद था, शाम तक बंद रहेगा। माननीय से मिलने के बाद यदि निराकरण होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कल भी दमोह बंद रहेगा। आज तक कभी दमोह के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि किसी पदाधिकारी द्वारा गुंडों को गुंडा द्वारा प्रताड़ित किया जाए। ये एक अशोभनीय घटना है। इसका विरोध करने के लिए आज व्यापारी इकट्ठे हुए और उन्होंने इकट्ठे होकर शासन प्रशासन को ज्ञापन दिया। माननीय प्रहलाद पटेल जी से भी शाम को मिलकर इसका निराकरण करने का प्रयास करेंगे, नहीं तो इस आंदोलन को हम आगे गति प्रदान करेंगे। मुरैना में पुलिस पर शराब के नशे में महिलाओं से मारपीट करने का आरोप लगा है। आरोप है कि बीती रात जौरा पुलिस किसी आरोपी को पकड़ने के लिए डूंगरपुर गांव पहुंची थी और इसी दौरान पुलिस वालों ने नशे की हालत में गांव वालों की लाठी डंडों से जमकर पिटाई की। पिटाई में एक महिला और एक लड़की के हाथ में फ्रैक्चर हो गया है, जिसके बाद मंगलवार सुबह गांव वालों ने मुरैना एसपी दफ्तर पहुंचकर पुलिस वालों के खिलाफ मारपीट और बदसलूकी की शिकायत दर्ज कराई। तो वहीं पुलिस जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रही है। इन दोनों की पिटाई दे रहा था दूसरा पुलिस वाला था, जो एक उस गाड़ी में से निकला था, उसने छेड़खानी की थी मेरे साथ। छेड़खानी के बाद में फिर वो क्या मेरे को डंडे से पिटाई करने लग गया, मेरा पूरा हाथ फ्रैक्चर कर दिया। इस संबंध में जो है उन्होंने एक आवेदन दिया है। आवेदन जो एसडीओपी कैलारस को मार्क किया है, वो उसकी जाँच करेंगे और जैसा भी उसमें तथ्य सामने आएंगे सबसे करेंगे।
मध्य प्रदेश के नसबंदी शिविरों में लापरवाही कोई नई बात नहीं है। आंकड़े पूरे करने के नाम पर कभी जल्दबाजी में महिलाओं की जान के साथ खिलवाड़ किया जाता है, तो कभी ऑपरेशन फेल, तो कभी महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार की तमाम तस्वीरें वक्त वक्त पर सामने आती रहती हैं। एक बार फिर मंडला से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई, जहां स्वास्थ्य विभाग टारगेट पूरा करने के चक्कर में पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ से महिलाओं को लाकर उनकी नसबंदी करा रहा है। इस पूरे कारनामे का खुलासा उस वक्त हुआ जब शिविर में पहुंची महिलाओं ने बताया कि वो छत्तीसगढ़ के कवर्धा की रहने वाली हैं। महिलाओं ने यह भी खुलासा किया कि उन्हें इस काम के बदले पैसे मिलते हैं, लिहाजा ये कहा जा सकता है कि नसबंदी के इस खेल में पूरा रैकेट काम कर रहा है। दरअसल ये पूरा खेल इसलिए है क्योंकि स्वास्थ्य महकमे को नसबंदी का टारगेट दिया जाता है। उस टारगेट के तहत ही विभाग को नसबंदी करनी होती है और इसलिए स्वास्थ्य अमला इस तरह से गैर कानूनी हथकंडा अपना रहा है। कहाँ? कवर्धा से। गांव का नाम? तो गांव का नाम वही माहली। माहली कहाँ पड़ता है? पांडा तरई। तो ऑपरेशन बेटी का होना है तो बहू का होना है? आज मैंने देखा, मैं फ़ोन चेक कर रहा हूँ तो मेरे पास अभी 4 प्रकरण ऐसे आए हैं जो कवर्धा से आए हुए हैं। तो हमने उनको अभी फिलहाल के लिए अलग कर दिया है कि उनकी टीटी नहीं होगी। किसी भी स्तर पर हमें अगर इस रैकेट की जानकारी हुई तो उनको हम गिरफ्तारी करके हम दोनों पक्षों के ऊपर कार्यवाही करवाएंगे। खंडवा के एक निजी अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारी ने तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी और इसके बाद उसे गंभीर हालत में इंदौर के एमवाई अस्पताल में भर्ती कराया गया। कर्मचारी का नाम हरीश गंगराड़े बताया जा रहा है। कर्मचारी के पेट में करीब 10 फीट लोहे की रॉड घुस गई थी, जिसे ऑपरेशन कर निकाला गया। फिलहाल कर्मचारी की हालत स्थिर है, तो वहीं परिजनों ने हत्या का शक जताया है। उनका कहना है कि हरीश ने आत्महत्या की कोशिश नहीं की, कोई उसकी हत्या करना चाहता है। कल रात 12 बजे से देश भर के सभी टोल प्लाजा पर फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके कारण मुरैना के 14 टोल प्लाजा पर करीब 7 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। इस जाम के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जाम में कई एम्बुलेंस भी फंसी रही। मंदसौर स्थित पशुपतिनाथ मंदिर के गर्भगृह में भक्तों के प्रवेश की आज से अनुमति मिल गई है। अब भक्त गर्भगृह में जाकर पशुपतिनाथ के दर्शन कर सकेंगे। कोरोना संक्रमण के कारण मंदिर के गर्भगृह को भक्तों के लिए बंद कर दिया गया था। तकरीबन 1 साल बाद गर्भगृह के दर्शन कर भक्त काफी खुश नजर आए। आज बसंत पंचमी पर आयोजन किए हुए दूरी थी। आज बड़ा अति प्रसन्न है हम आज, क्योंकि लगभग साल भर बाद कोविड-19 का जो प्रकोप इस देश पर आया था पूरे वर्ल्ड पर, उसके बाद लगभग साल भर बाद भगवान पशुपतिनाथ के गर्भगृह में प्रवेश हुआ और नज़दीक से भगवान के दर्शन करने का लाभ मिला। आज हम भक्तों में बड़ा अति खुशी है और बहुत प्रसन्न है हम। बसंत पंचमी बसंतोत्सव के साथ साथ आज भगवान पशुपतिनाथ ने सब भक्तों को पास में बुलाकर दर्शन प्रारंभ कर दिए।